ये कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जो कि अपने बदले की जर्नी पे निकला हुआ है, जिसके अंदर की ये अपने फादर से अपने दादा की मौत का बदला उनसे लेने वाला है। इस जर्नी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो एक ताकतवर योद्धा बनता है। स्टोरी की शुरुआत में पर्सियल को दिखाया जाता है जो कि एक बर्ड को हंट करने के लिए अपने दादा की मदद मांगता है, जिसपे उसके दादा एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और उससे उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो बर्ड मारी जाती है और उसे पकड़ने के पीछे पीछे पर्सियल भागता है और वो गिरते गिरते बच जाता है। और उसी रात को वो लोग उसी बर्ड को पका के खाते भी हैं। उसके बाद में काफी दिन बीत जाते हैं। इसी तरह पर्सियल को अब हमें दिखाया जाता है जो कि अपने दादा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पे वो अपने दादा को हराने की पूरी कोशिश तो करता है, पर उसके दादा एक पहाड़ की तरह थे। वो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं, पर वो पर्सियल को कहते हैं तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो। ये सुन के वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार काफी दिन और बीतते हैं और उस दिन पर्सियल का बर्थडे था। अब उसके ग्रैंडफादर को जब ये बात याद आती है, वो फट से उसके पास जाते हैं जहाँ पे पर्सियल कुछ घासों को पानी दे रहा था। उसे कहते हैं आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। ये बात सुन के वो कहते हैं तो क्या हुआ, जिसमें वो कहते हैं तुम्हें कोई पार्टी नहीं चाहिए। जिसके ऊपर वो अब उसे एक पहाड़ी की चोटी पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं अब तुम 16 साल के हो गए हो, अब तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए। ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है जहाँ पे गोथ मोमीज रहती है। जिसके ऊपर वो कहता है तो मुझे उससे क्या करना है। जिसके बाद वो कहता है तुम अगर उन गोथ मोमीज से मिलोगे तो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे वो मना कर देता है बाहर जाने से, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहना चाहता है। पर उसके ग्रैंडफादर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया की हर एक कहानी और किस्से उसे सुनाने लग जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। पर पर्सियल जाने से मना कर देता है। उसे यहीं पे रहना था अपने दादा के साथ में, और वो फिशिंग करने की बात करने लग जाता है। उसी रात को उसके ग्रैंडफादर वापस से उसे पूछते हैं क्या वो वाकई में बाहर नहीं जाना चाहता। जिससे पर्सियल कहता है कि मेरे साथ अगर मेरे दादाजी हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे रह के आपकी रक्षा करूंगा। उसके इस तरह के मीठे शब्द सुन के वो कह देते हैं तुम तो अभी बच्चे हो, जिससे कि अपना पिछवाड़ा भी धोना नहीं आता। ये कह के वो उसी समय दारू पी के वहीं पे सो जाते हैं। वहीं पर्सियल जो था वो अपने ग्रैंडफादर से ऐसी बात कह देता है जिससे कि उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ब्लश करते हैं। रात को पर्सियल बाहर जाता है, जब वो बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ से दूसरी दुनिया क्या होगी। वो खुशी के मारे इधर से उधर घूमने लग जाता है। वो जाना चाहता था पर अपने ग्रैंडफादर को अकेला नहीं छोड़ सकता था, वो वहीं सो जाता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है तब कोहरा छा गया था। उसी समय वहाँ पे एक नाइट आता है, जो कि नाइट वहाँ पे आके कहता है हे लड़के, यहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी रहता है क्या। जिसके ऊपर पर्सियल कहता है हाँ हाँ वो तो मेरे ग्रैंडफादर है। जिसपे वो उनका साथी बताने की बात करने लग जाता है कि वो पुराने साथी रह चुके हैं होली नाइट में 16 साल पहले। तो दूसरी तरफ पर्सियल उन्हें जगह बता देता है और उसके जहाज को वो खुद ही चलाने का प्लान करने लग जाता है। वहीं वो नाइट जाते जाते कहता है कि इस बच्चे को शायद से भी कुछ भी नहीं पता है। उसी समय अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे पर्सियल अपने दादा के पास जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दादा जहाँ पे ब्रेकफास्ट को इंतजाम कर रहे थे, उनके ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसी नाइट ने किया था, जो कि खुद को होली नाइट का एक सदस्य बताता है। वो कहता है कि तो अच्छा तुम इतने समय से यहाँ पे छिपे हुए थे हमारी नजरों से बाहर बच के, और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देते हैं अपने एक ही अटैक से। उनकी छाती के आर पार अब दिखने लग जाता है। पर्सियल ये देख के आगे बढ़ के अपने दादा को बचाना चाहता था, पर तभी वो होली नाइट उसके ऊपर भी अटैक करके कहता है अगली बारी तुम्हारी है, तुम वहीं पे रहो जहाँ पे हो। पर पर्सियल एक छोटा सा पत्थर उठा के उसके मुंह पे फेंक देता है, पर वो बंदा उससे भी बच जाता है। पर्सियल अपने दादा को बचाना चाहता था पर वो नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो नाइट वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली था। अब वहीं पे उसके दादाजी जो थे वो उस नाइट को पकड़ लेते हैं और पर्सियल को भागने का कहते हैं। पर पर्सियल कहता है नहीं दादा मैं तुम्हें बचा के ही जाऊंगा। पर उसके दादा के पास इतनी एनर्जी नहीं थी। वापस से वो नाइट उन्हें काफी ज्यादा और इंजर्ड कर देता है और पर्सियल के भी ऊपर अटैक कर देता है। अब उसके भी छाती के आर पर काफी सारे निशान छप गए थे और वो अब अपने दादाजी को भी नहीं बचा पाया था। जिसके बाद वो नाइट वहां से चला तो जाता है, पर उसे बताते हुए ये कहता है कि मेरे यहाँ पे आने का काम सिर्फ एक ही था, मैं उन 4 नाइट्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि अपोकलिप्स लेके आएंगे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि राजा अर्थर के लिए एक बहुत बड़े कांटे बन सकते हैं। उन्हें खत्म करने आया था, पर मुझे लगता नहीं कि तुम उन्हीं में से हो। ये कह के वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब पर्सियल को गुस्सा आने लग जाता है कि उसके वो दादाजी को नहीं बचा पाया। पर दूसरी तरफ उसके दादाजी कहते हैं पर्सियल मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ, पर ये बात काफी ज्यादा लंबी है। ये जो बंदा था यही तुम्हारे फादर है।
ये बात तो सुन के पर्सियल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार उसके फादर यहाँ पे क्या करने आए थे और वो मेरे दादाजी को क्यों मार के गए। वो कहता है कि आपने तो कहा था कि मेरे फादर कुछ समय पहले ही मर चुके थे, पर वो वापस से कैसे आ सकते हैं। जिसके ऊपर उसके दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों का पता लगाना है तो तुम्हें एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा और उस जर्नी के अंदर तुम्हें सबसे पहले वो 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स को ढूंढना पड़ेगा जिसकी तलाश वो बंदा कर रहा है जो कि तुम्हारे फादर हैं। ये बात सुन के पर्सियल कहता है, हाँ ग्रैंडपा, हम जर्नी पे जरूर जाएंगे, पर आप मेरे साथ चलोगे ना। उसकी ये बात सुन के वो कहते हैं कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं, पर मैं वादा करता हूँ कि मेरी आत्मा जरूर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। ये कहने के बाद में वो पर्सियल को अपनी जर्नी अकेले शुरू करने का कह के मर जाते हैं। वहीं पे पर्सियल अपने दादा को दफनाता है। कुछ दिन उसी पहाड़ी के ऊपर वो काटता है, जो कि अब एक सूटकेस को खोलता है जिसमें कि उसकी जर्नी के ड्रेस रखे हुए थे। जर्नी के ड्रेस देख के वो वापस से उसी जर्नी पे निकलने का वादा करता है जिसका कि उसने अपने दादा से वादा किया था। पर सबसे पहले वो गिर जाता है। शुरुआत काफी ज्यादा बुरी थी, पर धीरे धीरे करके वो पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा ऊंची थी। उसे काफी सारा समय लगता है। धीरे धीरे करके एक दिन बीत जाता है। अब जमीन दिखने लग जाती है। वो खुशी के मारे पहाड़ी से गिर जाता है गलती से, पर एक चिड़िया उसे बचा लेती है। वो चिड़िया को शुक्रिया कहता है कि वो वापस से उसे गिरा देती है। अब गिरते हुए वो वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर जा गिरता है और वो अब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो तो जाती है। वहाँ पे एक फॉक्स थी जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी चिड़ियाओं के अलावा। वो हैरानी से कहता है, तो तुम ही हो क्या वो जो कि मेरे दादा बता रहे थे कि नीचे जमीन पे काफी और भी तरह के जानवर है, क्या तुम उनके राजा हो। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो लोमड़ी समझ जाती है कि ये बंदा जरूर बेवकूफ है। वो भागने लग जाती है। उसका पीछा करते करते पर्सियल कुछ लोगों से मिलता है और उनका नाम होता है कैट्स, एल्वा और डॉनी, जो कि तीनों मैजिशियंस होते हैं। वो अपनी ट्रिक्स दिखा रहे थे और इससे कि ट्रिक्स दूर खड़ा हुआ हमारा पर्सिवल देख रहा था। वो तालियां बजाने लग जाता है। इसलिए से डॉनी आगे आता है और उसे कहता है कि तुमने हमारा शो देखा है, वो भी बिना पैसे के। तुम्हें पैसे निकालने पड़ेंगे, लाओ मुझे जल्दी से कुछ पैसे दो। जिसके ऊपर पर्सिवल नहीं समझ पाता ये क्या मांग रहा है, पर वो उसे अपना बैग जरूर दे देता है। उसका बैग लेके डॉनी उसे हवा में उछाल देता है। मैजिक की मदद से पर्सिवल को मजे आ रहे थे, पर डॉनी वहां से भाग जाता है उसका सामान लेके। पर एल्वा को बुरा लगता है। एल्वा कहती है कि हम एक बच्चे का सामान लेके भाग रहे हैं, हमें उसे वापस दे के आना पड़ेगा। डॉनी के दिल में भी चेंज आता है। वो वापस करने के लिए मान जाता है, पर वो दूर आ चुके थे। पर तभी पर्सिवल तेजी से भागते हुए उनके पास में आ जाता है। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे। अब डॉनी जो था वो एल्वा के कहने पे उसका बैग उसे वापस से लौटा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब वहां पे वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके ऊपर वो अपनी कहानी बता देता है जहाँ पे उसके दादा को उसके फादर ने ही मारा था और अब वो अपने फादर को ढूंढने की जर्नी पे निकला है रिवेंज लेने के लिए। पर्सिवल की आंखों में इस तरह का जुनून देख के वो लोग हैरान तो थे, पर तभी पर्सिवल भूल जाता है और वो कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है, जैसे कि एक गांव में वो जाना चाहता है जहाँ पे काफी सारे लोग हों। जिसके ऊपर केस जो था वो उसे कहता है, तो ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर उससे पहले डॉनी उसका एक टेस्ट लेता है जहाँ पे उसे तीरंदाजी करवाते हैं, जिसमें उसे काफी ज्यादा महारत हासिल थी ऐसा पर्सिवल ने कहा था। पर पर्सिवल की तीर पीछे मुड़ जाती है और डॉनी के बाल काट देती है। वहीं अब दूसरी तरफ डॉनी उसे लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैट्स और एल्वा उससे उसके बारे में पूछते हैं, जिसके ऊपर पर्सिवल उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों खुद को होली नाइट का एक हिस्सा बताते हैं। ये बात सुन के वो उसे बताते हैं कि वो भी होली नाइट में जाने के लिए उत्सुक थे, पर वो नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने खुद का सर्कस शुरू कर दिया। ये बात सुन के वो खुद भी हैरान था। वो उन्हें अब अपने फादर का नाम बताता है जिसे कि आयरनसाइड कहा जाता है। क्या उन्होंने उनका नाम सुना है, जिसके ऊपर वो मना कर देते हैं, ऐसा नाम उन्होंने कभी नहीं सुना। पर दूसरी तरफ कुछ लोग भाग के उनके पास आते उनकी मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके गांव पे किसी ने अटैक कर दिया था। वो उसकी मदद करने तो जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा भेड़िया वहां पे गांव के सभी लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देख के वो वापस से उल्टे पांव भाग जाते हैं। पर पर्सिवल उनकी मदद करने के लिए जाता है, क्योंकि वो कभी भी बेसहारा लोगों को इस तरह प्रॉब्लम में नहीं फंसे रहने दे सकता है। ये चीजें उसके दादा ने उसे सिखाई थी। अब वो उसे अटैक तो करता है और काफी सारी तीर छोड़ता तो है, पर वो उल्टी आके वापस से पर्सिवल के लगती है। पर्सिवल के ऊपर जब वो लोमड़ी अटैक कर ही रही थी कि तभी डॉनी आके उसे बचा लेता है। उसकी इस तरह की चीज देख के खुद पर्सिवल भी हैरान था, जिस पर डॉनी कहता है तुम्हारी बातें मेरे दिल पे लग गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। अब वो मॉन्स्टर वापस से पर्सिवल के ऊपर अटैक तो करता है, पर पर्सिवल एक ही हाथ से उसे रोक लेता है और हवा में उड़ के उसके मुंह पे एक झापट मारता है।
उसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर सीधा पृथ्वी पे जाके लगता है और वो मारा जाता है। ये सारी चीजें होती हुई वही लोमड़ी देख रही थी जिसे कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो दूसरी तरफ हमें पर्सिवल के घाव को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इस तरह का घाव देखने के बावजूद यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल ये घाव किसी को दिखा रहा था और वो बताता है कि ये एक होली नाइट की करतूत है जिसने कि मेरे ग्रैंडफादर को भी मार दिया था। ये सारी चीजें वो एल्वा को बता रहा था। वो एल्वा के साथ नहा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो वहाँ पे आता है और ड्रिंक करता है। ड्रिंक करते वो आयरन साइड के बारे में पूछता है पर गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता था। उसे गुस्सा आ जाता है पर तभी वहाँ पे एक ब्लैक नाइट आता है जो कि कहता है मैं जानता हूँ कि आयरन साइड कहाँ पे है। वो आगे बढ़ते बढ़ते कहता है तो तुम्हारे दादा तो मर गए पर तुम जिंदा हो। ये बात तो सुन के पर्सिवल कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें कैसे मालूम है, तुम हो कौन? जिसके ऊपर वो खुद को ब्लैक नाइट कहते हुए इंट्रोड्यूस कराता है। पर कैट्स बीच में आके कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्सिवल से ऐसे बात करने की, पर वो ब्लैक नाइट से दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल को गुस्सा आ जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को इस तरह ट्रीट करने की। कैट्स का मुंह पूरा लाल पड़ चुका था। पर्सिवल कहता है कि मैं 5 तक गिनती गाऊंगा, अगर तुम मुझे सारी चीजें बता देते हो तो लड़ाई नहीं होगी। पर वो 5 तक गिनती गाता है, वो कुछ नहीं बताता, इसलिए दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि ब्लैक नाइट को लग रहा था ये बच्चा है, वो उसे एक ही बार में हरा देगा। पर ऐसा देखने पे प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि बड़े ही आसानी से पर्सिवल उसके अटैकों को डॉज कर पा रहा था। जहाँ पे कि ब्लैक नाइट जो था उसे कहता है अगर तुम मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। पर दूसरी तरफ पर्सिवल को मैजिक नहीं आता था, इसलिए वो सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और कुछ पंचेस का। पर वो तब भी ब्लैक नाइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ब्लैक नाइट जो था उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे दादा जितनी ताकत तुम में नहीं है, शायद से तुम वैसे ही बेफालतू में जिंदा बच गए। तुम बदला लेना तो छोड़ो तो तुम किसी को मार भी नहीं सकते। ये कह के उसकी छाती के बगल में मुक्के मारने लग जाता है। वहीं डॉनी उसे बचाने के लिए जाता तो है पर एला उसे रोक लेती है। एल्वा कहती है अगर तुम जाओगे तो तुम खुद ही फंस जाओगे। वहीं वो बच्चा आगे आता है जिसे कि वहां पे पर्सिवल ने बचाया था। वो कहता है पर्सिवल ने हमारी जान बचाई, उसे छोड़ दो। ये बात सुन के पर्सिवल में एक अलग ही ताकत आ जाती है। उसके हाथ के अंदर से मैजिक बाहर फ्लोट होने लग जाता है। इस तरह का मैजिक देख के वो खुद भी हैरान था। वो ब्लैक नाइट से कहता है क्या मैं इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ हमारी फाइट के अंदर? पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने दुश्मन से ही ये पूछ रहा है। डॉनी कहता है कि तुम जल्दी से इसे खत्म कर दो, तुम्हारे पास मैजिक है, ये भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। पर दूसरी तरफ ब्लैक नाइट जो था वो कहता है तो अच्छा, अब तुम मैजिक का भी इस्तेमाल करना सीख चुके हो, तुम काफी जल्दी हर चीज सीख जाते हो। तो दूसरी तरफ पर्सिवल जो था वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने से पहले उसकी आग को डॉज करता है जो कि ब्लैक नाइट ने अपने शरीर से छोड़ी थी। वहीं ब्लैक नाइट उस फायर को अपने आप से कंट्रोल कर पा रहा था जिसकी वजह से पर्सिवल को काफी सारी दिक्कतें हो रही थी उसे डॉज करने में। पर एट द एंड वो उस आग की चपेट में फंस ही जाता है जिसके बाद में आग उसके पूरे शरीर पे लग चुकी थी। इसके ऊपर ब्लैक नाइट कहता है अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं शायद से तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना मेरी आग से जो कोई भी मरा है उसकी सिर्फ राख ही बची है। इस तरह की बात सुन के पर्सिवल कहता है पर तुम मेरी चिंता मत करो। वो खुद को अपने मैजिक में लपेटने की कोशिश करता है पर वो फायर तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा असर कर रही थी। पर तभी वहां पे कुछ छोटे छोटे मिनियंस आ जाते हैं जो कि पर्सिवल की हेल्प करने लग जाते हैं, जो कि वही मैजिक के मिनियंस थे जो कि पर्सिवल के पास में है। पर्सिवल के उस मैजिक मिनियंस की वजह से उसके शरीर से आग हट जाती है। उसके शरीर पे कोई भी ऐसा दाग या धब्बा नहीं था जो कि आग के बारे में बता सके। वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ब्लैक नाइट कहता है बच्चे, शायद से मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था, पर तुम पहले से ज्यादा ताकतवर मुझे ऐसा लगते हो। ये कहने के बाद में पर्सिवल अब आगे बढ़ने लग जाता है। पर्सिवल जानता था कि वो इसे नहीं हरा सकता है पर वो तब भी अपनी पूरी कोशिश करता है जिसके अंदर वो नाकामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि ब्लैक नाइट जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पर्सिवल के क्यूट एक्ट को देख के वो कहता है अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद उस पर अटैक करने वाला था पर तभी बीच में डॉनी आ जाता है। पर जैसे ही वो ब्लैक नाइट इन सबको खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पे बीच में हमें उसी फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में आई थी। वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहां से डॉनी खुद को और पर्सिवल को लेके गायब हो जाती है। वो एक जगह पे आ चुकी थी जिसे कि जॉर्ज फॉरेस्ट कहा जाता है जहाँ पे कि एक बहुत बड़े ड्रैगन के स्केल्स थे। अब वो लोमड़ी खुद का नाम सीन बताती है जिसके बाद वो कहती है कि तुम शायद से नहीं जानते हो पर पर्सिवल तुम 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स के एक हिस्सा हो। ये कहने के बाद वो बताती है किंग आर्थर जो कि एक बुरा किंग है, उसके जितने भी रॉयल नाइट है वो उन 4 अपोकलिप्स नाइट्स को खत्म करने के लिए पीछे छोड़ चुके हैं अपने बाकी के रॉयल नाइट्स को। इसी वजह से तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते हो। वो बताती है
ये जो 4 नाइट्स हैं जो कि एपोकलिप्स के बनने वाले हैं वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे, इस वजह से वो लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की बात सुन के खुद पर्सियल भी हैरान था, पर पर्सियल जो कि इतना ज्यादा क्यूट बंदा है वो आखिरकार पृथ्वी को कैसे तबाह कर सकता है। ब्लैक नाइट अब अपनी कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पे कि सभी रॉयल नाइट्स को इकट्ठा किया गया था कि जिससे कि जल्द से जल्द आने वाले टाइम में हम किस प्रकार 4 एपोकलिप्स नाइट को खत्म करने वाले हैं, उसकी जांच पड़ताल के लिए किसको क्या सबूत मिले हैं, जिसमें से पर्सियल उन्हीं में से एक होने का ये सबूत उन्हें मिल जाता है। इसी वजह से आयरनसाइड को गुस्सा आता है कि वो वक्त रहते हुए उसे खत्म क्यों नहीं कर पाया। उन 4 एपोकलिप्स नाइट्स को खत्म करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पे रास्ते में आयरनसाइड को ब्लैक नाइट मिलता है। वहीं उससे वो आयरनसाइड पूछता है क्या तुमने पर्सिवल को मार दिया, जिसपे वो मना करता है। वो कहता है मैं तो उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता था। आयरनसाइड को गुस्सा आ जाता है, पर जिसके पर ब्लैक नाइट कहता है शायद से हमें अपनी चाल जल्द ही चलनी पड़ेगी, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। आयरनसाइड कहता है कि मुझे अगर वो मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। उस छोटी सी पिंक फॉक्स की इस तरह की बात को सुन के खुद पर्सिवल भी हैरान था, पर वो मना कर देता है कि वो पृथ्वी को तबाह नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने फादर यानी कि आयरनसाइड को हराएगा, अपने दादा का बदला लेगा और अपने एडवेंचर पे निकल जाएगा, और उसकी वजह से कोई भी परेशान नहीं होने वाला है। जिसके ऊपर वो लोमड़ी बताती है वो जिस एडवेंचर की बात कर रहा है, जिसके बारे में उसके दादा ने बताया था, वो जगह 16 साल पहले डीमंस के साथ एक वॉर में तबाह हो चुकी है। अब तुम वहां पे जाके क्या करोगे? वहां पे सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। इस तरह की बात को सुन के खुद पर्सिवल भी हैरान था, पर वो अब उस जगह को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग समझने लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करने में उतना ही मजा आएगा। उसके लिए एक एडवेंचर का न्यू प्लेस बन चुका था, जिसके ऊपर वो फॉक्स अब उसे यहाँ पे इस जंगल में घुमाने लग जाती है। उन्हें भूख लगती है और वे कंपटीशन रखते हैं कि कौन सबसे पहले शिकार पकड़ेगा। वो सभी लोग अपने शिकार के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे पर्सिवल को एक बढ़िया सा जंगल दिखाई देता है और वो उस तरफ भाग जाता है। डॉनी को तीरंदाजी करने में दिक्कत आ रही थी, वो अपने आप एनिमल्स को नहीं पकड़ पा रहा था, पर एक बड़ी सी नन उन्हें दिखाई देती है। वो नन के पास जैसे ही जाते हैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे एंजल्स आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने एक अजनबी बंदे को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है, वही अंधेरे वाले में। ये बात सुन के वो समझ जाते हैं कि वो जरूर पर्सिवल होगा। पर्सिवल का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल के अंदर हमें बड़े बड़े शैतानों को दिखाया जाता है जिन्हें पर्सिवल मार रहा था। वो कहता है कि मेरे शिकार तो मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं, मैं कितना ज्यादा लकी पर्सन। पर तभी एक आवाज आ रही थी जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। बचाओ बचाओ कह के एक जगह पे एक जानवर के ऊपर एक बंदा कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ये कहने के बाद वो अपने खुद ही होठों को काट लेता है, और वहीं दूसरी तरफ वो जानवर दुखी था। पर तभी पर्सिवल के वहां पे आ जाने पे पर्सिवल जल्द से जल्द उस जानवर को आजाद करा के भगा देता है। पर अब पर्सिवल खुद ही उस जगह पे फंस चुका था। वहां पे वो खुश हो रहा था कि उसने एक जानवर की जान बचा ली, पर वो उसी समय बेहोश हो जाता है। उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे तो जा रहे थे, पर दूसरी तरफ वो लोग यही सोच रहे थे कहीं वो बंदा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू ना कर दे। पर पर्सिवल तो उसी बंदे के हाथ लग चुका था जो कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कहता है पहले तो मैंने जानवर सोचा था, पर अब मेरे हाथ इंसान लग चुका है। दूसरी तरफ कुछ एंजल्स उसे बचाने के लिए कहती है। इधर एक संकी आदमी रहता है जो कि जानवरों को शैतान में तब्दील कर देता है। उसी के हाथों पर्सिवल लग चुका था। वह बंदा पर्सिवल के पास में आता है और कहता है कि मैं तुम पे बस कुछ ही एक्सपेरिमेंट करूंगा, तुम जिंदा बच जाते हो तब मैं तुम्हें यहाँ से बड़ी आसानी से जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं वाला हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पर ये मेरे एक्सपेरिमेंट ज्यादातर फेल हो जाते हैं। अगर तुम मर गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो कुछ पोर्शंस को आपस में मिलाता है, पर दूसरी तरफ पर्सिवल उसके उन पोर्शन को लेने से मना कर देता है। वो कहता है अगर तुम बेवकूफ हुए और तुमने गलत पोर्शन मिला दिए तब मेरी तो जान चली जाएगी, फिर मेरा रिवेंज कौन लेगा? उसकी ये बात सुन के वो बंदा कहता है मुझे भी रिवेंज लेना है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये कहने के बाद वो कहता है कि शायद से तुम ही मेरी किस्मत में लिखे थे मेरे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, अब तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। पर्सिवल तो शुरुआत में मना करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा इन चीजों में साथ नहीं दूंगा, पर दूसरी तरफ डॉनी और बाकी के सभी लोग उसको बचाने के लिए उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे, पर उनकी हरकतों से लग नहीं रहा था कि वो समय पे पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ वही पागल बंदा जो था वो अलग अलग पोर्शंस को आपस में मिलाता है और एक सोल्यूशन तैयार कर लेता है। वो कहता है अब ये तैयार हो चुका है और शायद से मेरी इसमें कुछ मिस्टेक है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है पर्सिवल वहां से भागने की प्लानिंग बना चुका था। वो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है।
जहाँ पे पर्सिवल जो था उसके उन सारे पॉइजनस नाइफ को रोक लेता है, पर आखिर पे वो जमीन पे गिर जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो हार चुका है। वो उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। ये कहने के बाद उसे पीछे धक्का देता है, पोशन उसके हाथ में आता है और पर्सिवल इसी चीज का फायदा उठाता है और उस पोशन को पूरे को पी जाता है। जैसे वो पीता है वो शुरुआत में चिल्लाने लग जाता है। उस बंदे को लगता है शायद ये मर गया। वो उसके पास में भी जाता है, पर तभी पर्सिवल वापस से खड़ा उठता है। वो कहता है मुझ में पहले से ज्यादा एनर्जी है, शायद से मैं ताकतवर हो चुका हूँ। वो बाहर जाके चिल्लाता है, किस कलर की चड्डी पहने हो? ये पर्सियल की आवाज सुनकर डॉनी खुश हो जाता है कि वो जिंदा है। पर दूसरी तरफ नेथन के सामने पर्सियल कहता है कि तुम अच्छे काम के लिए मुझे बोला था इसे पीने के लिए, इसलिए मैंने इसे पी लिया। ये बात सुन के नेथन खुद भी उसे पी लेता है और उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। डॉनी ये देख के कहता है तुमने किस बच्चे को मार दिया रे बुद्धू। पर तभी काफी सारी और एंजल्स आती हैं। वो कहती हैं ये तो नेथन है। नेथन वही लड़का है जो कि जायंट के साथ का था। अब हमें एक कहानी बताई जाती है एक आदमी की जो किसी जंगल में रह के सभी प्राणियों की मदद किया करता था और उसे ही नेथन एक जगह पे पड़ा मिला था। उसके बाद से उसने उसे अपने पोते की तरह पाला और बड़ा किया, उसे काफी सारी जानकारी दी और नॉलेज दी अपनी। पर एक दिन वो गायब हो गया। तो दूसरी तरफ हमें उसी जानवर को एक मॉन्स्टर को जगाते हुए दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम वो डोरो लेता है। डोरो वही है जो कि नेथन का दादा है। नेथन खड़ा होकर कहता है कि मैं तो इन्हें बचाने के लिए कर रहा था। पर तभी काफी सारी एंजल्स उसके ऊपर पत्थर मारने लग जाती हैं जैसे कश्मीर के अंदर लोग मारते हैं। उसी प्रकार नेथन कहता है कि तुम मुझे मत मारो। पर तभी पर्सिल बीच में आके उन पत्थर को रोक के कहता है तुम्हें क्या लगता है कि नेथन ही किस लिए कर रहा है, ये तुम्हारे लिए ही कर रहा है। पर तभी उस जंगल के अंदर एक पॉइजन फैल जाता है जिसकी वजह से प्राणी पेड़ पौधे सभी सूख चुके थे और कुछ जानवर मर चुके थे। ये देखने के बाद नेथन आगे आके उसी सोल्यूशन का इस्तेमाल करता है, पर सोल्यूशन तो खत्म था। पर नेथन अपने हाथ से वही सोल्यूशन वापस से बना लेता है। ये उसकी पावर, अगर वो किसी भी तरह का पॉइजन पी जाएगा तब वो उसे अपनी बॉडी में से वापस ला सकता है और भी ज्यादा ताकतवर बना के सबको मुंह बंद करने के लिए नेथन कह देता है। उस पॉइजन का इस्तेमाल करता है और सोल्यूशन की मदद से उस पॉइजन को खत्म कर देता है जो कि जंगल के अंदर फैल रहा था। ये देख के सभी लोग खुश तो थे, पर तभी उनकी आंखों के सामने वो होता है जो कि उसने सोचा नहीं था, क्योंकि पर्सियल जल्द से जल्द अपना हेयर कट लेता है और सभी को शुक्रिया अदा करता है। नेथन भी सबको बताता है कि अगर पर्सियल नहीं होता तो शायद से वो आज तुम सभी लोगों को और इस जंगल को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो तुम्हें सबसे पहले पर्सियल का करना पड़ेगा। पर्सियल जैसे ही वहां पे आता है सभी लोग उसको शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। वो सभी लोग खुश थे, पर तभी वहां से डोरो बाहर निकल के आता है। डोरो को देख के नेथन समझ जाता है कि उसके दादा हैं। पर दूसरी तरफ पर्सियल तो खुश हो रहा था कि इसके दादा तो मेरे दादा से भी काफी गुना बड़े हैं। अब वहीं पे उसे जायंट रोक लेती है नेथन को आगे जाने से, क्योंकि डोरो अब एक शैतान बन चुका था जो कि पॉइजन को जंगल में छोड़ रहा था। नेथन उसे मना कर देता है ये सब करने से, क्योंकि कुछ समय पहले तक वही इस जंगल की सुरक्षा रखता था। पर तभी वो जानवर जो कि शैतान बन चुका था डोरो, वो उसे खत्म करने वाला था। पर तभी जायंट बीच में आके नेथन को बचा लेती है। तो दूसरी तरफ पर्सियल भी उसे बचा लेता है, पर उसी बीच जायंट काफी ज्यादा जल जाती है। तभी वहां पे वही जानवर आता है जिसने कि सबसे पहले डोरो को एक शैतान में बदला था। वो कहता है कि इसके कर्मों की सजा है, जो कि इसे जब ही आजादी मिलेगी जब ये जॉर्ज फॉरेस्ट को खत्म कर देगा। वो नेथन को मारने जाता ही कि तभी बीच में पर्सियल कूद जाता है। उसने नेथन की जान बचा ली थी। नेथन को वो कहता है कि मैं तुम्हारे दादा का बदला जरूर लेके रहूंगा और इस जानवर को खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो जानवर डोरो को आगे जाने के लिए कहता है वो मारा जाता है एक तीर से, और वो तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि दूर खड़ा पुष्पा होता है। पुष्पा भी एक रॉयल नाइट है। पुष्पा उन्हें दो चीजें बताता है, अगर तुमने मुझे झुका दिया तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्यों डोरो को इस तरह की सजा मिली, और अगर तुमने मुझे झुका के पेल दिया तब मैं इस डोरो को ठीक कर दूंगा। जहाँ पे फॉक्स उन्हें फाइट करने से मना कर देती है, पर नेथन ये नहीं मानता है, वो उसे फाइट करने चला जाता है। वो श्रीकांत बनने की कोशिश कर रहा था जो कि पुष्पा को हरा सकता था। पर दूसरी तरफ पर्सियल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार था, पर वो गलती से फाट कर देता है अपनी पावर मैजिक निकालने की जगह। अब दूसरी तरफ पुष्पा जो था उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता अपने बर्फ के गोलों से, पर उसका असर पर्सियल पे नहीं होता है। वहीं नेथन दूर जाके गिरता है क्योंकि डोरो बीच में आ चुका था। डोरो को बचाते हुए पर्सियल कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारा ही पोता है, तुम आखिरकार उस पर कैसे हमला कर सकते हो।
तो दूसरी तरफ पुष्पा ये देख के हैरान था कि वो शायद से इस मॉन्स्टर का माइंड बदलने की कोशिश कर रहा है और ऐसा वाकई में हो भी जाता है। पर पुष्पा ये खत्म होने से पहले उन पे अटैक करने का प्लान बना चुका था। फॉक्स उन्हें बचने के लिए कहती है पर पर्सियल जल्दी से ऊपर जाता है और उन सभी अटैक को डाइवर्ट करने लग जाता है, जिससे कि नेथन और उसके दादा के ऊपर वो अटैक ना लगे। पर इसमें खुद पर्सियल भी इंजर्ड हो जाता है। डॉनी उसके लिए दुखी था, वो भी फाइट करना चाहता था पर ऐसी फाइट में वो मारा जाएगा। नेथन उसे शुक्रिया अदा करता है। वहीं पुष्पा जब उन्हें आखिर में खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पे हमारे छोटे पुष्पा भाव के अंदर एक ताकत आ जाती है जो कि उसी की ही मैजिक पावर थी। इतनी सारी मैजिक पावर देख के सभी लोग हैरान थे क्योंकि पिछली बार से भी ज्यादा ताकत है। वहीं दूसरी तरफ पर्सियल कहता है अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। पर तभी पुष्पा जो था वो उसके ऊपर अपना अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी पर्सियल उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और वो कहता है तुमने बहुत बुरे काम किए, तुम्हारी उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। ये कहने के बाद उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहां पे पुष्पा बचने की कोशिश तो करता है पर वो उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि छोटा पुष्पा उससे ज्यादा ताकतवर था। छोटा पुष्पा उसे जमीन के अंदर दबा के रख देता है अपने पंच की वजह से, जो कि उसकी मैजिक पावर की मदद से एक बड़े साइज में बन चुका था। वो कहता है कि तुमने डोरो को इस तरह का मॉन्स्टर बना दिया जो कि हर किसी की मदद किया करता था और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि उसने सीन्स किए हैं, ये नामुमकिन है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि कैसे उसने हमारे डोरो को एक शैतान में तब्दील कर दिया था एक डील के चलते हुए, और उसी के बाद से ही उसने उसे अपनी कैद में रखा। पुष्पा जो था वो खड़े होने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मैं इस जंगल को तबाह करने आया था पर तुम मेरे इस प्लान के बीच में कांटे बन चुके हो। उसे ये बात तो पता चल चुकी थी कि सामने ये अपोकलिप्स नाइट है। ये पता चलने पे कि उसके सामने जो छोटा सा बच्चा है ये 4 नाइट ऑफ अपोकलिप्स का एक हिस्सा है। वो समझ चुका था कि मैं एक तीर से 2 निशानों पे साध सकता हूँ, जैसे कि जंगल को तबाह करना और इस नाइट को मारना। पर शायद से उसकी ये बातें खाली थी क्योंकि हमारे सामने पर्सियल पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था और पुष्पा को काफी ज्यादा पीछे धक्का देने में कामयाब हो पा रहा था। यानी कि अभी के समय छोटा पुष्पा बड़े पुष्पा से ज्यादा ताकतवर है। डॉनी कहता है कि अब ये जो अटैक करने वाला है वो ताकतवर होगा, तुम्हें बच जाना चाहिए। सेन भी उसी को यही चीजें समझाता है। एक पक्षी जो कि लाइटनिंग का बना था उसे उसी पक्षी के बारे में याद आता है कि कैसे उसके दद्दू ने कैसे उस पक्षी को मारा था। वो अपने दद्दू की तलवार को अपने मैजिक से बना के उस पक्षी को काट देता है। ये देख के पुष्पा हैरान था कि इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा पावर थी क्या। अब वहीं पे वो छोटा पुष्पा बड़े पुष्पा को एक ही अटैक में मार देता है। यानी कि अब वो पुष्पा हार चुका था जो कि इन्हें बल्कि हराने के लिए आया था और एक तरीके से एक पहाड़ी पूरी आधी से ज्यादा कट चुकी थी। इस तरह की ताकत को देखने के बाद पर्सियल उस ताकत को बुझाने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब होता है। अब बड़ी जायंट भी बच चुकी थी। अब वहीं पे सीन जो था वो बीच में आके बताता है ये जितने भी जायंट्स होते हैं जब कभी इनके ऊपर अटैक होता है ये खुद को अटैक से बचाने के लिए खुद के ऊपर एक इस तरह की शील्ड बना लेते हैं कि वो हर अटैक को रोक सकती है। नेथन इसको लेके खुश हो ही रहा था कि दूसरी तरफ हमें डोरो को दिखाया जाता है जो कि एक शैतान में बदला हुआ था। उसने वादा किया था कि वो डोरो को ठीक कर देगा पर शायद से वो इस चीज में नाकामयाब रहेगा क्योंकि पुष्पा तो मर चुका है जो कि उसे ठीक कर सकता था। पर दूसरी तरफ जब सभी लोग दुखी हो ही रहे थे कि तभी फॉक्स जो थी एक छड़ी को तोड़ देती है। जैसे वो छड़ी को तोड़ती है डोरो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। नेथन उसे गले से लगा लेता है दादा कह के। वो सभी लोग खुश थे कि उनकी ये जर्नी के अंदर ये मिशन काफी जल्दी खत्म हो गया, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। वहीं डॉनी उस छड़ी के बारे में पूछता है जिसके ऊपर सिंस जो कि वही फॉक्स है वो उसे बताती है कि वो जो छड़ी थी उनके अंदर सिनिस्टर एनर्जी होती है जो कि किसी को भी शैतान बना सकती है। इसलिए जैसे ही मैंने उस छड़ी को नष्ट किया डोरो वापस से ठीक हो गया। वो सभी लोग जब उस जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे पर्सियल के पास उसकी स्पिरिट्स आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो कंपटीशन की बात करता है क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया था जो कोई भी सबसे पहले शिकार करेगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये कहने के बाद पर्सियल खुश हो रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है फॉक्स ने पहले से ही एक शिकार पकड़े हुए था। यानी कि अब पर्सियल को और डॉनी को उसकी बात माननी पड़ेगी। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि नेथन वहां पे आ जाता है। नेथन उनकी जर्नी में एक हिस्सा बनना चाहता था। पर्सियल इस चीज के लिए मान तो जाता है क्योंकि वहां पे नेथन के दादा डोरो ने भी उसे इजाजत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स भी उसे चलने के लिए हाँ की मंजूरी दे देती है पर डोनी मना करने की कोशिश करता है। पर फॉक्स कहती है हारने वाले को बात माननी थी, मैं चाहता हूँ कि तुम नेथन को जाने दो। वहीं डोरो के साथ ही जितने भी थे वो नेथन को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे पर नेथन को कुछ दोस्त मिल चुके हैं इसलिए उसे उस जर्नी पे उसे जाने की इजाजत मिल जाती है।
जैसे ही वो एक सिटी के पास पहुंचते हैं, हमें एक सिटी में दिखाया जाता है कि आयरनसाइड एक गेस्ट बन के गया हुआ था, जहाँ पे वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा था, जहाँ पे एक आदमी उसे उस चीज़ को देने से कह देता है कि हम जल्द ही तुम्हें दे देंगे। वहीं पे उसकी लड़की उसके फादर के पास में एक औरत दिखती है जो कि झूठ का था। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फादर को कहती है कि तो काफी ज्यादा झूठे हैं, पर आयरनसाइड जो कि इनके टाउन को बचाने की बात कर रहा है, ये तो और भी ज्यादा झूठा है, ये तो पूरा ब्लैक ऑरा से भरा हुआ है। पर तभी वो वहाँ पे आयरनसाइड कहता है कि अगर तुम वो चीज मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। पर्सिल अपने साथियों के साथ निकल जाता है, जहाँ पे कि उसके छोटे छोटे मिनियंस उसकी बात नहीं सुन रहे थे। उसी दौरान नेथन उन्हें कुछ अपना पॉइजन पिला देता है, जिससे कि उनके रंग बदल जाते हैं। वहीं पे पर्सिल अपने दादा की छड़ी निकालता है जो कि एक तलवार थी। वो लोग कहते हैं ये तो एक मैजिक स्वॉर्ड है, जिसमें पर्सिल कहता है इससे मेरे दादा जानवरों को काटा करते थे, ये तो एक नाइफ है। वो उसकी बात को इनकार करते हैं, ये एक मैजिक स्वॉर्ड है। जिसके ऊपर नेथन के सामने ये बात रिवील होती है कि पर्सिल के दादा होली नाइट थे। ये बात जान के खुद नेथन भी हैरान हो चुका था, क्या क्या सच में पर्सिल के दादा एक होली नाइट थे। पर दूसरी तरफ वो काफी दिन से चल रहे थे, इसलिए फॉक्स को कहते हैं क्या तुम मुझे पिछली बार की तरह टेलीपोर्ट कर सकते हो, जिसपे वो मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ वो आखिरी स्टोन था जिसने कि उसका इस्तेमाल कर लिया। जिसके ऊपर नेथन बताता है कि 7 डेडली सिंस में से एक ही था जो कि इस तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस का बना सकता था, और मैंने उसी की ही पॉइजन बुक को पढ़ा है, इस वजह से मेरे पॉइजन इतने ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी बात सुन के वो सब अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं, जहाँ पे वो एक टाउन में पहुंचते हैं। टाउन में जाने के बाद वहाँ पे पर्सिल के जितने मिनियंस थे वो एक चीज के पास आते हैं, वो उसे खोदते हैं, तब उन्हें वहाँ पे एक चक्रा सा मिलता है। जब वो उठे उठा ही रहे थे कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है कि तुम उसे वहीं पे रख दो, मैं जानती हूँ कि तुम इसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। डॉनी कहता है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। पर वो लड़की तभी अटैक कर देती है उनके ऊपर। वो कहती है वो चीज़ तुम मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वहीं पे पर्सिल उसे वापिस आके लौटा देता है। वो कहता है कि हमने इसे चुराया नहीं था, तुम ही इसे रख सकती हो। जिसपे वो लड़की उन सभी को देखते, जिसमें झूठे ऑरा का उनके पास में निशान तो था, पर पर्सिल बिल्कुल अच्छे से चमक रहा था। ये चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान थी। पर तभी वहां पे एक सर्वेंट आ जाती है। सर्वेंट को देख के वो चीज जो है वो पर्सिल को वापस लौटा के कहती है तुम्हें इसका ध्यान रखना और तुम्हें इसे आयरनसाइड नाम के किसी भी नाइट को नहीं देना है। आयरनसाइड नाम सुन के खुद पर्सिल भी हैरान हो चुका था। अब वो लड़की अपना नाम एन बताती है और वो वहां से चली जाती है। अब हमें पता चलता है वो जो पार्ट है वो एक डार्क इटर्नल कफिन का है, जिसकी मदद से लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं और इसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बात सुन के खुद पर्सिल भी हैरान था। वो कहता है तो इसका मतलब है कि मेरे फादर आयरनसाइड इसका इस्तेमाल करके इस टाउन के लोगों का सेक्रीफाइस करके पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिसके ऊपर सीन कहता है कि हाँ यही सच है और ये चीज़ एक जायंट ने बनाई थी। दूसरी तरफ एन अपने फादर को कहती है कि फादर आप आयरनसाइड की बातों में क्यों फंसे जा रहे हो, वो झूठ बोल रहा है, वो हमारे लोगों को खत्म कर देगा। ये बात सुन के उसके फादर कहते हैं वो तुम्हारी मदर के एक साथी रह चुके हैं, वो हमसे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात अगर वो हमें खत्म करना चाहते तो वो हमें कब का खत्म कर चुके होते। वो एक होली नाइट है। जिसके ऊपर एन कहती है मैं भी एक होली नाइट बनूंगी और आपकी रक्षा करूंगी। पर दूसरी तरफ वो उसे आयरनसाइड को देने से चीज मना कर देते हैं। दूसरी तरफ उसके फादर रात को एक पार्टी रखते हैं जिसके अंदर आयरनसाइड जो था वो था। उसे देख के पर्सिल उसे मारने की प्लानिंग बना रहा था, पर उसे सीन रोक लेता है। तो दूसरी तरफ आयरनसाइड अपना भाषण शुरू कर देता है कि कैसे उनके पास वाले एक किंगडम के अंदर जो है एक प्लान बनाया जा रहा है उनकी इस जगह को खत्म करने के लिए, और वो बाकी के डार्क इटर्नल चक्रा को दिखाता है। अगर हम इसे पूरा कर लेते हैं तो इसकी मदद से हम एक ऐसा डिफेंसिव आर्मर बना सकते हैं जिसकी मदद से एक पूरी जगह को सुरक्षित किया जा सकता है। इस तरह की बातें सुन के सभी लोग हैरान थे। पर्सिल जो था वो उसे खत्म करना चाहता था क्योंकि वो अपने दादा का बदला लेना चाहता है। पर्सिल उसे मना कर देता है क्योंकि अगर वो आयरनसाइड से सीधा फाइट करेगा तो वो बड़ी ही आसानी से हार जाएगा। इसलिए पर्सिल को वो आगे जाने से साफ साफ इनकार करता है। तो दूसरी तरफ आयरनसाइड अपना भाषण जारी रखता है जिसके अंदर वो कहता है कि पास के गांव के अंदर हमारे ही इस किंगडम के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। ताकतवर योद्धाओं को जमा किया जा रहा है और शैतानों को। अगर आप लोग मुझे इसका हिस्सा दे देते हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर एन बीच में आके कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो अपनी पावर रिवील कर देती है कि वो एक आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसका पता लगा सकती है। जिसके ऊपर आयरनसाइड गुस्से में उसके पास जाता है। अब सीन वहां से उन्हें चलने के लिए कहता है, जहाँ पे डॉनी और नेथन तो आ जाते हैं, पर पर्सिल आयरनसाइड को चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। आयरनसाइड अपने पर्सिल बेटे को देख के हैरान था। वो सबसे पहले उस कफिन को बचाने की कहता है, पर तभी कुछ मिनियंस आयरनसाइड का मुंह ढक देते हैं जिसकी मदद से पर्सिल एन को लेके भागता तो है,
पर पर्सियल के फादर उस पर अटैक कर देते हैं। आयरनसाइड को अब वहाँ पे एन का फादर कहता है तुम एन को मत मारो, जिसके ऊपर आयरनसाइड कहता है अगर एन मर भी गई तो कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि उसी कफिन के हिस्से को बचाने जा रहे थे, पर एन का वही सर्वेंट एक शैतान में बदल जाता है जो कि आयरनसाइड का चेला था। फिर हमें पता चलता है कि कैसे एन के ऊपर नजर रखने के लिए आयरनसाइड ने अपने चेले को उसी का सर्वेंट बना दिया था। अब वो उस कफिन को पूरा करते हैं जो कि एक फॉर्मेशन का रूप ले लेता है, और जैसी फॉर्मेशन बनती है वहां पे एक अंधेरा सा छा जाता है। सीन ये सारी चीजें उन सभी को बता रहा था। वो कहता है कि हमें आयरनसाइड को जल्दी ही रोकना पड़ेगा, अगर हमने उसे नहीं रोका तब ये इस पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं उन सभी को अपना चारा बना लेगा। एन उसकी बातें झूठ लग जाती है, उसकी पावर से ये चीज उसे पता चलती है क्योंकि सिन उन्हें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। सिन कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाके उसे रोकने की कोशिश करो, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। दूसरी तरफ एन जो है वो पर्सियल को शुक्रिया अदा करती है क्योंकि पर्सियल ने उसकी मदद की, और वो सिन के बारे में बताती है कि उन्हें पूरा सच नहीं बता रहा है। पर पर्सियल जो कि काइंड हार्टेड पर्सन है वो कहता है कि मुझे तो उसकी बातों में हर जगह सच्चाई दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ आयरनसाइड उस फॉर्मेशन को पूरा कर चुका था। उसके अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकलता है जो कि उस पूरी सिटी के अंदर फैल जाता है। वो लिक्विड जिस भी पहली जगह पे पड़ रहा था वो जगह एक तरह के मॉन्स्टर में बदल जा रही थी, और वो मॉन्स्टर कोई छोटा छाटा नहीं, वो एकदम बड़ा मॉन्स्टर था। और जब मूर्तियों पे गिरता तब एक मूर्ति का शैतान बन निकलता, और वो सभी लोग वहाँ की आम जनता के ऊपर कहर ढा रहे थे। ये सारी बातें उसे पता चलती है आयरनसाइड को अपने चेले की मदद से। दूसरी तरफ एन ये देख के हैरान थी कि इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स तो लोगों का शिकार कर रहे हैं, ये उन्हें अपना सेक्रीफाइस बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ एन जो है वो सीन के बारे में उन्हें कहती है क्यों तुम्हें उस पर इतना ज्यादा विश्वास है। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग ये चीज कंफर्म करते हैं कि सिन ने ही उसे बचाया था, वो कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकता है। उनकी बातें उसे काफी ज्यादा बेवकूफ भरी लगती है क्योंकि उसकी पावर पे भी उन्हें भरोसा नहीं है। चलते चलते एन को उसके फादर दिखाई पड़ते हैं। आयरनसाइड सामने ही एक फॉर्मेशन के सामने खड़ा था। आयरनसाइड कहता है कि मैं तुम लोगों को आज के दिन माफ कर रहा हूं, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारने वाला हूं, अगर तुम शांति से यहाँ से चले जाते हो। वो अपनी पावर उन्हें निकाल के दिखाता है। उसकी पावर के सामने तो वो हिल भी नहीं पा रहे थे, तो वो आखिरकार आयरनसाइड को कैसे रोकेंगे जब वो हिल भी नहीं सकते हैं। एन कहती है कि तुम लोगों को मत मारो। दूसरी तरफ पर्सियल जो था उसके ऊपर अटैक करने जाता है अपने मैजिक स्लैप की मदद से, पर उसका मुकाबला आयरनसाइड बड़े ही आसानी से कर लेता है। डॉनी ये देख के हैरान था। तो दूसरी तरफ पर्सियल जो है वो कहता है बच्चे तुम अपनी ये छोटी मोटी ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी जान बच गई है तो तुम्हें छिपके रहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन के ऊपर भी अटैक करता है पर वो फॉर्मेशन नहीं टूटती है। पर्सियल कहता है कि तुम शायद से ज्यादा ही ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर तभी आयरनसाइड उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक देख के सभी लोग हैरान थे कि वाकई में कब ज्यादा पावरफुल है। डॉनी तो ये तक कहता है कि हम इस सिटी के नहीं है तो हम क्यों यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। उसकी ये बात सुन के नेथन भी हैरान था, पर दूसरी तरफ एन कहती है तुम सच बोल रहे हो, तुम इस विलेज के नहीं हो, तुम जा सकते हो, पर मैं यहीं पर रह के यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगी, ये मेरी ही सिटी है। वहीं दूसरी तरफ अब नेथन को भी वो चीज याद आती कि कैसे पर्सियल ने उसकी सिटी के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, पर डॉनी वहां से भाग जाता है। डॉनी तो बचना चाहता था पर पर्सियल दूसरी तरफ आयरनसाइड के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए जाता है, पर आयरनसाइड जो कि उसका फादर है और उससे काफी गुना ताकतवर है, वो उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। पर्सियल बचते हुए उसके ऊपर वापस से अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसके सामने आयरनसाइड अपने एक ही हाथ से उसे हरा देता है। उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, आयरनसाइड भी ताकतवर होते जा रहा था। एन भी उसकी मदद करती है, पर एन बीच में आते ही उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से जब अटैक करती है वो कामयाब हो जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर अपने एक स्लैश का इस्तेमाल करती है, पर उसके कपड़े उसी बीच फट चुके थे। वहीं पे आयरनसाइड कहता है कि मैं वाकई में काफी ज्यादा खुश हूँ मेरी कॉमरेड के बच्चों को इस तरह के ताकतवर योद्धा बनते हुए, पर शायद से तुम गलत जगह पे अटैक कर रही हो, तुम्हें मुझ पे अटैक नहीं करना चाहिए, अगर तुमने मुझ पे अटैक किया तब तुम मारी जाओगी, तुम बच्चों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर तभी बीच में हमें नेथन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर चुका था आयरनसाइड के ऊपर। आयरनसाइड अपने घुटनों पे आ चुका था। वो गुस्से में कहता है कि शायद से मैंने तुम्हें कम आका था, अब तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। ये कहने के बाद काफी सारे वो चमकीले क्रिस्टल उनकी तरफ फेंक देता है। अब वहीं एन का फादर एन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। काफी सारे ब्लास्ट होते हैं,
दूर से भी ये ब्लास्ट देखे जा सकते थे। डॉनी ये देख के हैरान था कि हर जगह वो जहाँ पे भी जाए कोई ना कोई मॉन्स्टर मिल जाता। उसके सामने एक छोटा बच्चा और उसकी माँ एक शैतान के सामने थी, जहाँ पे शैतान उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। डॉनी अब कंफ्यूज हो जाता, उसे क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ एन के फादर एन को बचा चुके थे, पर एन के फादर को लग रहा था कि शायद से उसका लास्ट अंत है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बाय कर रहा था। पर तभी उसे पता चलता है कि कैसे पर्सियल के मिनियंस ने उनकी जान बचा ली है उन्हें हील करके। पर पर्सियल तो आयरनसाइड के हाथों में था। वहीं आयरनसाइड कहता है कि बच्चे, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए थी, पर तुम अपने दादा की तरह कैसे हीरो बनने की कोशिश करते हो, इसी बीच तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। ये कहने के बाद में वो पर्सियल को मारने जा ही रहा था, पर पर्सियल कहता है कि जब तक मेरा बदला नहीं होगा मैं जब तक नहीं मरने वाला हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था। वो उसकी ब्रेवरी की दाद देता है कि वो इतनी सी छोटी उम्र में भी किस तरह की बातें करता है, ये हैरान कर देने वाली है। पर तभी बीच में एन आ जाती है, पर एन को बड़ी ही आसानी से आयरनसाइड एक ही वार में रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ जब पर्सियल उसके अटैक को रोकने ही वाला था, अपनी मैजिक की मदद से आयरनसाइड उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है और उसे अब वो टॉर्चर करने लग जाता है। ये चीज देखने के बाद में एन कहती है कि आखिरकार तुम किस तरह के बाप हो जो कि अपने ही बच्चे को इस तरह की सजा दे रहे हो। आयरनसाइड दूसरी तरफ अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, एन के ऊपर। एन अपने आप को नहीं रोक पाती है, वो अब एक ही जगह पे फ्रीज हो चुकी थी। स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है। पर्सियल जब दर्द में करा ही रहा था कि तभी आयरनसाइड कहता है कि अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ के गलती करी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुम तो मेरे एक बहुत बड़े प्लान के बीच में आ चुके हो। वो उसके मिनियंस को भगा देता है और वो कहता है कि अब 4 एपोकलिप्स ऑफ नाइट का खेल यहीं खत्म होता है। ये कहने के बाद में वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी छाती के आर पार वापिस से कर देता है। इस बार वो दिल के काफी ज्यादा पास में अपना निशाना बनाता है। जितने भी मिनियंस थे वो वहां से चले जाते हैं। नेथन रोने लग जाता है और उसी समय आयरनसाइड कहता है कि अब 4 नाइट्स ऑफ एपोकलिप्स का समय यहीं खत्म होता है। अब ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा पर्सियल अब मर चुका है। पर्सियल की सांसें काफी ज्यादा धीमी चल रही थी, तो दूसरी तरफ नेथन उसे खींचते हुए साइड में लेके आता है। वो उसकी सांसें चेक करता है, उसमें अभी भी थोड़ी जान बची थी। वो अपने सोल्यूशन से उसे जगाने की कोशिश करता है, पर सोल्यूशन को वो नहीं पी रहा था, इसीलिए एन वो सोल्यूशन पीती है और उसके मुंह में डाल के उसे पिलाने की कोशिश करती है, पर वो उसमें नाकामयाब होती है। अब ऐसा लगने लग जाता है कि पर्सियल की जान बचना नामुमकिन है। सभी लोग काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। एन आयरनसाइड को कहती है कि तुम अपने बच्चे को भी नहीं बख्शे हो, तुमने उसे खत्म कर दिया, वो भी अपने हाथों से। तो दूसरी तरफ हमें उसी माँ और बेटे को दिखाया जाता है, जो कि अब डर नहीं रहे थे क्योंकि वो शैतान हवा के अंदर उड़ रहा था। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डॉनी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। अब डॉनी ये प्लान बनाता है, अगर वो सिटी से निकलने की कोशिश करेगा तब वो आखिर में मारा जाएगा, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स हो चुके हैं। पर अगर वो वापस से उसी हवेली के पास में जाता है जहाँ पे पर्सियल, नेथन, एन आयरनसाइड से फाइट करे, तो शायद से वो बच सकता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उसे आयरनसाइड से अटैक करके फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए वो नॉर्मली उस फॉर्मेशन को तोड़ देगा और उन सभी की जान बचा के यहाँ से भागने में कामयाब हो पाएगा। उसका प्लान काफी ज्यादा कारगर था, पर उसे क्या पता था दूसरी तरफ खुद पर्सियल की हालत ढीली पड़ी हुई है। पर तभी हमें पर्सियल को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे से मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये चीज देखने के बाद में खुद आयरनसाइड भी हैरान था, मौत के मुंह में होने के बावजूद भी कैसे अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैंने इसे वापस से जिंदा छोड़ा तभी और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। उसे मारने की कोशिश तो करता है, पर नेथन बीच में आ जाता है। नेथन का पॉइजन जो था आयरनसाइड पे काम करने लग जाता है। आयरनसाइड की पावर अब थोड़ी सी कम हो चुकी थी, इसलिए नेथन इस बार पर्सियल को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा था। आयरनसाइड वापस से अटैक करता है, पर पर्सियल को वापस से नेथन बचा लेता है। नेथन अपनी जान कैसे कुर्बान करने के लिए तैयार था। वो कहता है पर्सियल ने मेरे साथियों की जान बचाई थी, इसलिए मुझे अपनी जान देना इसके लिए वाजिब समझता हूँ। एन भी उसकी मदद करती है पर्सियल की। वहीं पर्सियल जो था अपने साथियों को लड़ता हुआ देख के उसके अंदर विल पावर, एक तरह की आशा, होप वापस से जाग जाती है। वो आयरनसाइड को हराने के बारे में सोचने लग जाता है। और जब नेथन कहता है कि मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ, ये बात तो सुन के पर्सियल की मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर्सियल जो था अब उन सभी को हील करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयरनसाइड ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान था कि कैसे पर्सियल की मैजिक पावर मल्टीप्लाई हो रही है, एक के बाद उसकी पावर बढ़ रही है। वहीं डॉनी वहां पे आ जाता है। डॉनी आके कहता है बुरे का मुकाबला और बेसहारा को बचाना यही हमारा काम है, क्यों पर्सियल? पर दूसरी तरफ पर्सियल तो नीचे लेटा हुआ था। वो एकदम से देखता है कि पर्सियल इंजर्ड है, पर तभी पर्सियल के छोटे मिनियंस उन्हें घेर लेते हैं
और दूसरे ही पल वो सभी उन पर्सियल के मिनियन से घिर जाते हैं। पर तभी आयरनसाइड उन पे अटैक करता है, पर वो आयरनसाइड के अटैक से बच जाते हैं क्योंकि वो अब हवा के अंदर उड़ रहे थे। ये देखने के बाद में खुद आयरनसाइड भी हैरान था कि कैसे ये हवा में उड़ सकते हैं, जहाँ पे कि पर्सियल के पास क्या सच में ऐसी पावर है। पर्सियल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की। और वहीं दूसरी तरफ पर्सियल की इस तरह की पावर देख के पर्सियल खुद भी हैरान था। उसके फादर पूछते हैं कि आखिरकार उसके पास इस तरह की पावर कहां से आई, आखिरकार उसने क्या किया है। जिसके ऊपर पर्सियल कहता है कि तुम इस पावर की बात कर रहे हो जिसकी मदद से मैं तुम्हें इस बार हराने वाला हूँ। ये मेरे ग्रैंडपा ने बताई थी, यानी कि मेरे दादा ने। ये आशा की पावर है, ये उस होप की पावर है जिसकी मदद से मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। उसकी इस तरह की मोटिवेशनल बातें तो सुन के आयरनसाइड का दिमाग पक जाता है। आयरनसाइड कहता है, बच्चे शायद से तुम अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो। तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हें मारा था और तुम्हारे दादा को? शायद से अब मुझे वापस से तुम्हें मारना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हारा खेल अच्छे से खत्म करने वाला हूँ। दूसरी तरफ आम लोगों की फटी पड़ी थी इन शैतानों के चलते, पर उन्हें क्या पता था उनकी जान बचाने के लिए वहां पे एक ताकतवर योद्धा आ जाएगा जो कि अपने एक ही अटैक में एक ही नाइफ से एक एक शैतानों को मार रहा होता है। धीरे धीरे करके सिटीज के एक एक मॉन्स्टर को वो आसानी से मार रहा था। ये चीज देखने के बाद आयरनसाइड का जो मिनियन था वो आयरनसाइड तक ये बात पहुंचा देता है कि यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर्स एक एक करके खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जब देखने जाता है कि आखिरकार इन्हें कौन खत्म कर रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक ताकतवर योद्धा था जो कि उसे भी खत्म कर दिया जाता है। पर्सियल ये देखने के बाद कहता है कि अब आयरनसाइड तुम हार मान जाओ, तुम्हारे शैतान मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आयरनसाइड जो था अब वो अपनी चाल चलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ कि मैंने क्यों अपने फादर को मारा और मैंने अपने बच्चे के ऊपर 2 बार हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं शर्मिंदा हूँ मेरे इस तरह के घिनौने काम के ऊपर। पर्सियल तुम मुझे माफ कर दो। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड नीचे टेक देता है। वो काफी ज्यादा रोती हुई आवाज में कहता है, पर्सियल अब तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें आखिर बार गले लगाना चाहता हूँ क्योंकि किंग आर्थर इस मिशन के फेल होने पे वो मुझे जान से मार देंगे। उसकी इस तरह की बात सुन के पर्सियल को उसके ऊपर यकीन हो जाता है। पर दूसरी तरफ उसकी साथी जो कि एन है, जो कि सच और झूठ का पता लगा सकती थी, वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, तुम इसके पास मत जाना, ये तुम्हें मार देगा। पर्सियल को एन की बात पे यकीन हो जाता है, इसलिए वो आगे जाने से इनकार कर देता है, जिसपे आयरनसाइड गुस्से में अपने वापस से 4 कट फिंगर का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है बार बार। पर पर्सियल उड़ते हुए काफी सारी स्पीड के अंदर उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। नेथन कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज तो है, पर हम कब तक इसके इस अटैक से बच सकते हैं? एक ना एक बार ये अटैक हम पे लगेगा और हम सभी इंजर्ड हो जाएंगे, हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के पर्सियल कहता है तुम चिंता मत करो। अब वो अपने मिनियंस को नीचे भेज देता है और उनसे काफी सारे पटाखे फोड़ता है और उसी बीच इस चीज का फायदा उठा के वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा धुआं फैल चुका था। उसी बीच पर्सियल के फेस पे कट भी लग जाता है। वो एक प्लान बनाते हैं कि एक के पीछे हम एक को रखेंगे। इस तरह का प्लान सुन के वो हैरान थे कि आखिरकार ये क्या चीज की स्ट्रेटेजी है। पर तभी पर्सियल जो था वो डॉनी को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है। ऐसा ही वो लोग करते हैं। जैसे ही पर्सियल उसके ऊपर अटैक करने जाता है, वो उसके अटैक से खुद की अटैक को भेड़ देता है, जिसकी मदद से आयरनसाइड को कंफ्यूजन हो जाए। उसी चीज का फायदा उठाते हुए डॉनी उसके ऊपर अटैक करता है और पर्सियल उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसके बाद डॉनी उसी फॉर्मेशन के एक हिस्से को पकड़ लेता है, जिससे कि वो फॉर्मेशन वापिस से ना बनाई जा सके और शैतान को वापिस से यहाँ पे रिइंकार्नेट किया जा सके। उसी दौरान आयरनसाइड का जो नकाब था वो उसके मुंह से हट जाता है, जो कि वो बिल्कुल पर्सियल के दादा की तरह ही लग रहे थे। पर्सियल ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। तो दूसरी तरफ आयरनसाइड कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम जीत चुके हो, मैं वापस से इस फॉर्मेशन का हिस्सा उस लड़के से ले लूंगा और उसके बाद में तुम सभी को खत्म कर दूंगा। वो बात अपनी कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी वहां पे एक और होली नाइट का हिस्सेदार बंदा आ जाता है, जिसको कि हम शेरलॉक बुलाएंगे। शेरलॉक कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, जो कि था फॉर्मेशन से यहाँ पे सेक्रीफाइस इकट्ठा करना। तो दूसरा 4 अकॉप्लिस के एक हिस्से को यानी कि एक मेंबर को तुमने अपने चंगुल से जाने दिया। और मैं तुम्हें पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि इस जगह पे शायद से एक ताकतवर बंदा आ चुका है, जो कि 7 डेडली सीन्स या उन्हीं के ही जितने ताकतवर मेंबर की पावर रखता है। अगर हम उनके चंगुल में फंस गए तो शायद से तुम्हारा और मेरा यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए हमें इसी समय यहाँ से निकलना पड़ेगा। आयरनसाइड इस बात की गंभीरता को समझता है। वो बाकी के फॉर्मेशन के हिस्से को उठाता है और वो अपने साथी यानी कि शेरलॉक के साथ गायब हो जाता है।
और पर्सियल नीचे आके कहता है, आखिरकार मैं कैसे उड़ रहा था, कहीं ये मेरे क्लॉक का कमाल तो नहीं है। तो दूसरी तरफ डॉनी कहता है, बेवकूफ, वो तुम्हारी मैजिक ही पावर थी। पर दूसरी तरफ हमारा पर्सियल जो था उनकी बातों पे इतना ज्यादा ध्यान रखने वाला बंदा नहीं था। एन भी काफी ज्यादा हैरान थी कि उन्होंने क्या सच में आयरनसाइड एक होली नाइट को हरा दिया है। पर्सियल दूसरी तरफ अपनी जरूरतमंद चीजें यानी कि क्लीन चीजें करने लग जाता है। एन के फादर एन को गले लगाते हैं, तभी वहां पे सीन आ जाता है। पर्सियल सीन से कहता है कि आखिरकार तुमने किसको भेजा था जिसने शैतानों को खत्म कर दिया। जिसके ऊपर सीन कहता है कि वो तो मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा इतना ताकतवर है। इसकी ये बात सुन के एन कहती है, वापिस से झूठ बोल रहा है, पर इनमें से कोई मेरी बात यकीन नहीं करेगा। पर्सियल कहता है, अब शायद से मैं वापस उड़ सकता हूँ अपनी क्लॉक की मदद से। वो कोशिश भी करता है उड़ने की, पर उड़ नहीं पा रहा था। नेथन समझ जाता है कि ये बेवकूफ है, इसको समझाना मूर्खता ही होगी। तो दूसरी तरफ डॉनी काफी ज्यादा खुश था कि उसने काफी सारे लोगों की जान बचा ली और वो इन चीजों के साथ में अपनी लाइफ और भी ज्यादा आगे जीना चाहता था। वहीं हमें दिखाया जाता है पर्सियल कैसे अपने फादर को और ग्रैंडपा को कंपेयर कर रहा था एक दूसरे से कि दोनों कितने ज्यादा एक जैसे दिखते हैं और रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आयरनसाइड को किंग आर्थर के सामने। किंग आर्थर कहते हैं कि तुम अपनी इस मिशन के अंदर फेल हो चुके हो। तुमने 4 एपोकलिप्स ऑफ नाइट के एक हिस्से जिसका नाम पर्सियल है, तुम्हारे चंगुल से वो भी निकल चुका है। तो तुम्हें किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर आयरनसाइड माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई कि उसने उस फॉर्मेशन के हिस्से को जाने दिया और पर्सियल को भी। पर किंग आर्थर उसे सजा देने लग जाते हैं और वो बातें कर ही रही थे कि तुम्हें पता है कि हमारी वॉर छिड़ने वाली है और मैं चाहता नहीं हूँ कि एक इस तरह की दुनिया की स्थापना हो जहाँ पे दर्द और पीड़ा हो। मैं एक इस तरह की दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर दर्द, प्यार, किसी भी तरह की चीज ना हो, किसी भी इंसान को किसी चीज से गुजरना ना हो। पर तुम जैसे लोग शायद से उस चीज के अंदर बाधा बन रहे हो क्योंकि तुम अपने मिशन के अंदर बार बार फेल हो जाते हो। जब भी वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, वो दूसरी तरफ आयरनसाइड के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना पड़ेगा 4 एपोकलिप्स ऑफ नाइट को, और हमें जल्द से जल्द इस चीज का पता लगाना है कि वो सभी लोग कहाँ पे हैं, वरना हमारा प्लान यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। उसकी बात सुन के आयरनसाइड उस मिशन को पूरा करने की बात करता है जिसपे किंग आर्थर उसे जिंदा छोड़ने की बात करने लग जाता है। पर उसकी जान जब ही बख्शेगा जब वो उसका एक और मिशन पूरा करेगा, जो कि तब प्रोफेसी को वापस से देखना और उसी के हिसाब से हमारे आगे आने वाले प्लान्स को बनाना। इस तरह की बात को सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था कि किंग आर्थर को अभी भी डर लग रहा है कहीं वो 4 एपोकलिप्स ऑफ नाइट उनके प्लान के अंदर बाधा ना बन जाए। तो दूसरी तरफ आर्थर उसे मेन मिशन देता है जो कि था उसके लिए दुल्हन ढूंढना। ये बात तो सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था। तो दूसरी तरफ हमें एन के फादर को दिखाया जाता है। एन के फादर काफी ज्यादा खुश थे कि उनके सिटी और उनके सिटी के लोग बच चुके हैं और ये सारी चीजें पर्सियल को जाती है इसका श्रेय। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है सीन जब उन सभी को अपनी आगे की जर्नी पे चलने के लिए बोल ही रही थी कि तभी वहां पे हमें दिखाते हैं कि एन आ जाती है। एन वहां पे आती है पर उससे पहले उसके फादर बताते हैं कि कैसे एन की मदर जो थी वो आयरनसाइड के साथ काम किया करती थी। आयरनसाइड पहले बहुत ही ज्यादा भला आदमी था पर वो अब इतना ज्यादा बुरा बन चुका है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉनी ये बात सुन के हैरान था। डॉनी कहता है आयरनसाइड तो बहुत बुरा आदमी है, तुम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो। पर दूसरी तरफ एन जो थी वहां पे ड्रैगन बॉल जी की बुलमा की तरह ड्रेस पहन के आ जाती है। एन के फादर जब उससे बात कर ही रहे थे कि वो जर्नी पे नहीं जा सकती क्योंकि खतरनाक होने वाली है, पर दूसरी तरफ एन कहती है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो अपनी इस जगह के लोगों को बचाना चाहती है। वो जैसे ही ताकतवर बनेगी वो वापस इस सिटी में लौट आएगी और आप सब लोगों की रखवाली करेगी। उसके फादर मना ही कर रहे थे कि तभी पर्सियल बीच में जाके कहता है कि अंकल, किसी भी गोथबैडी को किसी भी मिशन पे जाने से आप नहीं रोक सकते हो। ये बात सुन के उसका बाप रोने लग जाता है कि उसकी बेटी जो कि पहले छोटी सी थी वो एक गोथबैडी बन चुकी है, इसलिए वो उसे जाने के लिए हाँ कर देते हैं। अब गोथबैडी के साथ में वो अपने मिशन के लिए तो निकल जाते हैं, पर चलते चलते वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार उनकी जर्नी कहाँ पे जाके रुकेगी, क्योंकि वो चल तो दिए हैं पर उनके पास चलने का कोई भी साधन नहीं है, वो पैदल पैदल चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह जो था वो उसे समझाता है पर्सियल को, क्योंकि उसके फादर एक आयरनसाइड नाम के होली नाइट है, वो उन पे वापस से जरूर अटैक करने आएंगे और वो अभी उतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो उनसे सीधी जाके टक्कर ले सके। पर पर्सियल दूसरी तरफ कहता है कि मैं एक ताकतवर 4 एपोकलिप्स नाइट बनूंगा पर मैं इस पृथ्वी को कभी तबाह नहीं करूंगा। ये कहने के बाद अपने साथियों के साथ जर्नी पे निकल जाता है। चलते चलते उनकी सांसें दुखने लग जाती हैं।
उनका शरीर पूरा दर्द से कराह रहा था। पर दूसरी तरफ एन तो घोड़े पे थी। उसके घोड़े को देख के डॉनी कहता, तुम्हारा बाप कितना कंजूस है, हमें तो उसने कोई घोड़ा दिया भी नहीं और तुम्हें दिया भी तो एक गधा दिया। अब फिर हमें उस गधे को दिखाया जाता है जिसे कि एन सिल्विया कहती है। नाम से ये जज नहीं रहा था। वहीं एन कहती है, आखिरकार तुम चिढ़ क्यों रहे हो, ये सिल्विया है, ये काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं उन लोगों को पता था कि एन किसी के भी सच या झूठ का पता लगा सकती है, इसलिए उसका दोस्त बनना, वो भी एक गधा, ये काफी ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। वहीं दूसरी तरफ पर्सियल, जिसे कि हर चीज अच्छी दिखाई देती है, उसे सभी लोग उसके दोस्त दिखाई पड़ते हैं। वो उस गधे के चाटा मारता है जिसकी वजह से उसे वो गधा दूर फेंक देता है। नेथन उसे लेके चलने लग जाता है। वहीं चलते चलते वहां पे एन बात करने लग जाती है कि हम अपनी जर्नी पे तो चल रहे हैं पर हम सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। उसी बीच सिल्विया की हालत खराब हो जाती है। सिल्विया नीचे चक्कर खा के गिर जाती है, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो दूसरी तरफ सिन जो था वो उसे कहता है, अगर तुम मेरी इस जर्नी के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत पैदा किए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कह के सिल्विया और भी ज्यादा डर जाती है। अब एन पूछती है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, जिसके ऊपर से ये बात जब पता चलती है कि वो 7 डेडली सिंस के मेलेडी के किंगडम में जा रही है। ये बात तो सुन के वो हैरान थी। पर दूसरी तरफ हमारा पर्सियल, जिसे कि 7 डेडली सिंस के बारे में नहीं पता था, वो कहते ये आखिरकार है कौन, जिसके ऊपर सिल्विया आश्चर्यजनक चेहरा बनाती है। उसे कहती है 7 डेडली सिंस वो लोग हैं जिन्होंने डीमन क्लैन से अकेले फाइट की थी और अपनी जगह को बचाया था। उसके बाद से वो उसी जगह पे राज करते हुए आ रहे हैं। उन्हें होली नाइट्स भी कहा जा सकता है। ये बात तो सुन के खुद पर्सियल भी हैरान था। वहीं एन उसे मेलेडी की वो फोटो दिखाती है जो कि उस चीज से सूट नहीं कर रही थी जैसा मेलेडी हकीकत में है। तो पर्सियल कहता है तो ठीक है हम जाने के लिए तो तैयार है, पर हमें जाना किस दिशा में है। जिसके ऊपर एन कहती है ये चीज तो मुझे भी नहीं पता है। पर वो अब वहाँ पे 7 डेडली सिंस के बारे में बताती है। क्योंकि मेलेडी उनका टीम कैप्टन है, इसलिए वो आसपास में टीम कैप्टन को ढूंढने लग जाती है। टीम कैप्टन की कैटेगरी में उनके सामने कोई भी फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए वो खुद को टीम कैप्टन बना देती है। ये बात सुनकर डॉनी उसके लिए तालियां बजाने लग जाता है। अब वो कैप्टन बन चुकी है। पर पर्सियल कहता है डैनी को बनना चाहिए। डैनी की हर कोई तारीफ करता है, जिसमें एन कहती तो डैनी तुम ही बताओ हम में से कौन कैप्टन बनेगा, जिसपे डैनी उसे ही कैप्टन बनाता है। पर तभी सीन उनकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है अगर हमें जाना है मेलेडी के किंगडम में तब हमें एक जंगल को पार करना पड़ेगा। पर उस जंगल को पार करने से पहले हमें सबसे पहले पास के ही विलेज में थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, 1 या 2 दिन। उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू कर देंगे उस जंगल को पार करने की। एन इस चीज के लिए मान जाती है और वो लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे कि सिल्विया भी अब खड़ी हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ अब हमें एक हाउसर नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दारू पी रहा था। वहीं लोग उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। पर जहाँ पे वो दारू पी रहा था उसका मालिक कहता है कि एक होली नाइट है, तुम इसकी बेइज्जती मत करो। फिर हाउसर की कहानी और डॉनी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि डॉनी जो था वो हाउसर का एक स्टूडेंट रह चुका था, उसका साथी भी था उस ट्रेनिंग के अंदर, जिसका नाम एडलिन था। एडलिन जो कि उससे ज्यादा ताकतवर था, वो उसे हमेशा हरा दिया करता था। हाउसर उसे रोजाना कड़ी प्रैक्टिस करने की सलाह देता था, पर डैनी की बस की कुछ भी नहीं थी। इसलिए डैनी जो था वो वहां पे रोजाना तो प्रैक्टिस किया करता था, पर एक दिन वो उस ट्रेनिंग को छोड़ के भाग जाता। वो एक टाउन के पास में आ जाते हैं जो कि जंगल के पास में था। वो लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ पे नेथन सबसे पहले ट्यूब बनवाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ एन अपनी शॉपिंग के लिए एक जगह पे जाती है। एक एक करके सभी लोग अपनी जगह पे जाने लग जाते हैं। पर पर्सियल 5x30 वाली जगह पे जाता है जहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें सिन को और सिल्विया को एक साथ दिखाया जाता है। वो लोग अब अपने लिए एक इन बुक करने के लिए जाते हैं। इन बुक करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसे की जरूरत थी और सारे पैसे तो हमारे कैप्टन के पास में है जो कि एन थी। एन आते हुए काफी ज्यादा शॉपिंग करके आती है, सभी के लिए अलग अलग तरह का सामान भी लेके आई थी। सबसे पहले कपड़े, केटरिंग के लिए अलग सामान और नहाने के लिए सोप और सेंट्स भी। ये सारी चीजें देखने के बाद में सिन जो था वो कहता है तुम बेवकूफ तो नहीं हो, यह सारी ही लड़कियां बेवकूफ होती हैं, क्योंकि इसने सारे के सारे पैसे इन्हीं चीजों में वेस्ट कर दिए। उसके पास अब सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन थे और इन्हें अगर एक इन बुक करना है तब 20 सिल्वर कॉइन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब एन को हर कोई डांटने लग जाता है। इसलिए एन कहती है तो मेरे साथ अब पर्सियल जाएगा, क्योंकि पर्सियल ही मेरे साथ पैसे कमा सकता है इन चीजों को वापस करके। उसकी ये बात सुन के पर्सियल उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, पर डॉनी उसके चपेट मारता है क्योंकि लड़की की गलती और हमारा पर्सियल जाए। इस चीज के ऊपर पर्सियल रहने देता है कि वो चला जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे निकल पड़ते हैं, जहाँ पे कि डॉनी दारू पीने तो जाता है, पर तभी वहां पे उसे हाउसर दिख जाता है जो कि पहले उसका इंस्ट्रक्टर रह चुका था।
हाउजर जो था वहाँ पे वो भी दारू पी रहा था। नेथन पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों का रिलेशन क्या है, जिसपे हाउजर कहता है होली नाइट की प्रैक्टिस करते हुए ये बंदा भाग गया था, ये डरपोक है और मैं इसका मास्टर हूँ। ये बात सुन के नेथन भी हैरान था। नेथन को पता चलता है कि कैसे डॉनी का जो ये मास्टर है ये इसकी डिकेस्ड मदर यानी कि मरी हुई माँ का एक भाई भी है। तो दूसरी तरफ अब हमें एडलिन को दिखाया जाता है। एडलिन जो था एक बंदी को कहता है तुम हमारे साथियों की अच्छे से खातिरदारी करना, जिसके बाद में हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमारा सीन आता है सीन के ऊपर में, जहाँ पे कि सीन जो था एक जगह पे बैठा हुआ था। वो सिल्विया से बात कर रहा था, कह रहा था कि अगर हमारा मिशन बेकार गया तब मैं तुम्हें वापस से खा जाऊंगा। वो सिल्विया की फाड़ के रखे हुए था। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें पर्सियल को दिखाया जाता है। पर्सियल ने काफी सारे पैसे जीत लिए थे रेसलिंग मैच के अंदर बैटिंग करके एना के साथ में। अब दूसरी तरफ एन जो थी वो वहां से निकलने की बात करने लग जाती है, पर पर्सियल से हर कोई बंदा इंप्रेस हो चुका था इसकी ताकत देख के। तो दूसरी तरफ डॉनी जो था वो हाउजर के साथ में था, जहाँ पे कि हाउजर उसकी बात बात में बेइज्जती कर रहा था, उसके ऊपर कटाक्ष से ताने कस रहा था। नेथन जो था वो उनकी पूरी कहानी जानना चाहता था, जहाँ पे हाउजर उसे खुशी खुशी बताता है। पर तभी उसके हाथ से डॉनी की एक चीज गिर जाती है। वो चीज उसके हाथ में देख के वो कहता है ये तो डार्क इटर्नल कफिन का एक हिस्सा है। आखिरकार तुमने ये चीज कहाँ से चुराई है? ये चीज तो मुझे लौटा दो, तुमने वापस से चोरी की, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। ये कहने के बाद में वो उसे एक धक्का भी दे देता है, क्योंकि डॉनी वो चीज उससे वापस लेना चाहता था, ये कहते हुए कि ये मैंने नहीं चुराई है। डॉनी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है हाउजर के इस तरह के बर्ताव को देख के। हाउजर कहता है कि तुम चोर हो और हमेशा चोर रहोगे। उसकी ये बात डॉनी को काफी ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि ये उसका मामा लगता है और इसका मामा इस तरह का बिहेव कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उस जगह से चला जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे बचा था तो नेथन था और हाउजर था। डॉनी रोने लग जाता है, नेथन उसे संभालने की कोशिश तो करता है, पर जैसे ही पर्सियल यहाँ पे आता है वो भाग जाता है। अब पर्सियल के हाथों से वो लोग पैसा भी उठा लेता है हाउजर, और हाउजर जो था वो कहता है जरूर ये लोगों ने ही डॉनी को बिगाड़ा होगा। वहीं नेथन जो था वो कहता है तो मैं तुमसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ कंपटीशन के अंदर, जिसके ऊपर हाउजर उन्हें फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बच्चों पे हाथ नहीं उठाएगा। पर वहां के लोग उन्हें दाव पे चढ़ा देते हैं। वो चने के झाड़ पे चढ़ने ही वाले थे कि नेथन कहता है मैं तुमसे वाइन पीने के कंपटीशन करूंगा, और हम में से जो भी वाइन सबसे ज्यादा पिएगा या सबसे पहले लुढ़क जाएगा वो हार जाएगा, और वाइन जो सबसे ज्यादा पिएगा वो जीत जाएगा, जो कि लास्ट तक टिका रहेगा। इस तरह की चीज में हाउजर सबसे आगे था। वो हमेशा दारू पिया करता था, इसलिए वो पीने की शुरुआत कर देता है, पर नेथन के सामने वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि नेथन किसी भी तरह के टॉक्सिक एलिमेंट को अपने शरीर के अंदर बड़ी ही आसानी से हील कर सकता था, इसलिए उसे दारू का नशा नहीं चढ़ रहा था। पर दूसरी तरफ हाउजर जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर पावर उसके पास होली नाइट जैसी है, वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, इसलिए वो एक एक करके पीने लग जाता है और वो हारने लग जाता है। वहीं नेथन ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी काफी ज्यादा रेयर है। यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें देखी काफी ज्यादा यूनिक है, इसका मतलब आसपास में ये चीजें चुरा के लाई गई है। ये जितने भी लोग हमारे पास में हैं ये सारे के सारे बैंडिट हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पे पर्सियल और एन सो जाती हैं। हाउजर वहाँ पे जीतने ही वाला था, क्योंकि उसके आसपास में काफी सारे बैंडिट्स आ जाते हैं। इनका मैच बीच में रुक जाता है। उसी दौरान वहाँ पे एडलिन आ जाता है। एडलिन जो था वो हाउजर का पहले स्टूडेंट रह चुका था। वहीं पे हाउजर उसे देख के कहता है अच्छा एडलिन तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो दूसरी तरफ एडलिन बताता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को बेचने के लिए आया हूँ, अब मैं एक सेव ट्रेडर बन चुका हूँ। तो दूसरी तरफ वो सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। सारे बैंडिट्स उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगा था कि वो होली नाइट है तो क्या वो यहाँ से निकल जाएगा, जिसके ऊपर हाउजर कहता है अब तुम खत्म हो। ये कहने के बाद वो उठता ही है कि वो वापस से बेहोश होके उसी जगह पे जोश के साथ में गिर जाता है, और वहीं पे वो टेबल जो थी जो कि रखी हुई थी वो टूट जाती है। शुरुआत में तो नेथन को लगा था शायद से कोई मिरेकल करने वाला है, पर ये तो वहाँ पे जलने से पहले ही बुझ गया है। एडलिन कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे मास्टर कितनी दारू पी के लुढ़क सकते हैं, क्योंकि जितनी बार भी लुढ़कते थे मैं इनके साथ में होता था, क्योंकि मुझे ही तो इन्हें उठा के लाना पड़ता था। इस चीज का बदला आज मैं लेके रहूंगा। सारे बैंडिट्स खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास पैसा ही पैसा आने वाला है। नेथन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, काफी सारे पॉइजन से वो काफी सारे बैंडिट्स को बेहोश तो कर देता है, पर एडलिन को वो शायद से चकमा देने में नाकामयाब होता है, क्योंकि एडलिन बड़ी आसानी से वहाँ पे हमारे पर्सियल को कब्जे में ले लेता है। पर ये सिर्फ उसका एक धोखा था, इल्यूजन। एडलिन उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें डॉनी को दिखाया जाता है, जिससे कि हाउजर की बातों का बुरा लग रहा था, पर तभी उसके सामने एडलिन आता है। एडलिन को देख के वो हैरान होता है कि ये पुराना इसका साथी रह चुका है।
एडलिन से वो पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एडलिन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे कमाने की एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ, तुम उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। डॉनी उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना है, जिसपे एडलिन उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस सिटी के बाहर खड़े रहना है और एक लोकल विलेजर बनने का नाटक करना है। जितने भी लोग आएंगे हम उन्हें लूट लेंगे। इस तरह की चीज सुन के डॉनी जो था वो मना कर देता है, क्योंकि वो वापस से एक होली नाइट बनना चाहता है। वो एक ताकतवर इंसान बनना चाहता है। वो बदल चुका है। अब उसके पास में कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने कि उसे बदल के रख दिया है। एडलिन जिस पे कहता है कि तुम्हारे साथी मेरे कब्जे में है। ये कह के वो उसके कंधे पे हाथ ही रखता है कि तभी डॉनी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथियों को अपना गुलाम बनाने की। तुमने अगर उन्हें कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी। इस तरह की एडलिन उसके अंदर जज्बा देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये बदल चुका है। वो एक विसल मारता है और उसके विसल की वजह से उसका साथी वहां पे आ जाता है, जो कि उसे बैकअप देता है। अब हमें एक जेल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उनके सारे साथियों को जेल में डालते हुए दिखाते हैं और उस डार्क इटर्नल कफन के एक हिस्से को भी उन्हें दे देते हैं। और तभी वहां पे एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि वहां पे आके उन्हें आजाद करा देता है। उनको आजाद कराने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी टायरविन का मालिक था। वो वहां पे आके कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। वो नेथन के दारू पीने के जज्बे को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, पर नेथन उसे बताता है कि वो जितने भी बुरे एलिमेंट हैं उसके शरीर में वो उन्हें बड़े ही आसान से प्योरीफाई कर सकता है। पर उस टायरविन का मालिक खुद को वहाँ पे आके हाउजर का फ्रेंड भी बताता है। हाउजर को वो कहता है तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, वरना उस सिटी को पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। तुम्हें नहीं पता है कि वो यहाँ पे सिर्फ लोगों को लूटने नहीं बल्कि सिटी को खत्म भी करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि एडलिन के पास में जो उसका बैकर है वो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। ड्रैगन को देख के तो डॉनी की भी फट जाती है। डॉनी कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। वो भाग जाता है। पर्सिवल और एन जागते हैं, पर एन जो थी वो हाउजर के ऊपर अलग अलग बातें थोपने लग जाती कि उसी ने ही हमें बेहोश किया है। वो हमारे साथ बुरा काम करना चाहता था, पर वो इसमें नाकामयाब रहा है। उसकी बातों में हमारा पर्सियल फंस जाता है। पर्सियल कहता है, ए बड़े आदमी, तूने मेरे साथी को रुलाने की कोशिश की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर हाउजर कहता है, बच्चे शायद से तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, वह तुम्हारा घुटनों में है। मैं एक होली नाइट हूँ। और उसकी बातें तो सुन के खुद हाउजर भी हैरान था कि आखिरकार ये मेरे पेट पे ऐसे टक्कर कैसे मार सकता है। पर्सियल तो उससे फाइट करने के लिए तैयार था, पर नेथन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि एक होली नाइट है जो कि इसकी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ अब हमें एडलिन को दिखाया जाता है, जो कि डॉनी को पकड़ने के लिए अपने साथियों को भेज देता है। वो अपने साथियों को कहता है तुम उसे मारना मत, पर उसके साथी अपना काम आसान करने के लिए उसे मारने की बात करने लग जाते हैं। एडलिन अब उस ड्रैगन को अपनी जगह पे भेजने की बात करता है। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उस ड्रैगन के अंडे को फोड़ देगा, इसलिए ड्रैगन वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एडलिन की बात ये ड्रैगन क्यों मान रहा है, ड्रैगन के अंडे की वजह से। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हमारा साथी छिपा हुआ था। वहीं पे एडलिन के साथी कहते हैं तो अब हमारा अगला ऑर्डर क्या है, जिसपे वो उन्हें यहाँ से सिर्फ चले जाने को कहता है, पर उसके साथियों का तो कुछ अलग ही प्लान था। वो एक पत्थर को उठाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें टारविन को मालिक को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं एडलिन के पास में एक अंडा है जो कि ओल्ड ड्रैगन का है। जैसे ही वो ड्रैगन का अंडा उसके पास आया, उसने उसके बारे में यानी कि ड्रैगन के बारे में अफवाहें उड़ाई और कहा कि वो उसके कंट्रोल में है। जहाँ पे कि उसके साथी उसे बताते हैं कि कैसे वो एडलिन ने ड्रैगन का अंडा चुरा के लाया। उसी के बाद से ड्रैगन ने उसकी हर एक बात माननी शुरू कर दी, क्योंकि ये उस ड्रैगन का एक आखिरी अंडा है। उसके बाद वो कभी भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे टारविन का मालिक उन्हें ये बता रहा था कि वहाँ पे जो एडलिन है उसके अंडे का वो सिर्फ एक रेप्लिका है जो कि उसके पास में है। असली ड्रैगन कहाँ पे है ये तो बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है, या तो किसी को पता ही नहीं है। हाउजर दूसरी तरफ उसकी हालत खराब हो रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हाउजर एडलिन को एक अच्छी राह पे चलने के लिए बनाने के लिए तैयार होने की बात करने लग जाता है, जहाँ पे कि नेथन ने भी उसके रेप्लिका की पावर देखी थी कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। जैसे उस ड्रैगन को पता चलेगा कि एडलिन के पास में वो ड्रैगन का अंडा असली नहीं है, तब वो इस पूरे टाउन को तबाह कर देगा। इसलिए वो हाउजर की मदद चाहता है। हाउजर भी उसकी मदद करने के लिए शुरुआत में मना करता है, क्योंकि अब वो पहले जैसा होली नाइट नहीं रहा है। वो सिर्फ अब एक ड्रंकर यानी कि एक दारू पिया हुआ बेवड़ा बन चुका है। पर उसका पुराना दोस्त उसे उसकी बातें याद दिलाने लग जाता है कि वो एक होली नाइट क्यों बना था, लोगों की रक्षा करने के लिए। अब वो मना नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हमें एडलिन को दिखाया जाता है, जिसे कि उसके साथियों ने बेहोश करके उसके हाथ से अंडा छीन लिया था।
वो संडे की खुशी मनाने लग जाते हैं कि अब ड्रैगन उनकी बात मानेगा। एडलिन उन्हें मना करता है कि कुछ ना करे, पर ड्रैगन जैसे ही वहाँ पे आता है उनके हाथ से ड्रैगन का अंडा छूट के फूट जाता है। फिर हमें जैसे ही पता चलता है कि वो रेप्लिका है, ड्रैगन को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो उस पूरी जगह को नष्ट करने लग जाता है। जैसे ही जगह नष्ट हो रही थी, ये चीज सभी लोगों को पता चल जाती है, यहाँ तक कि डॉनी को भी। डॉनी जो कि एक जगह पे लटका था, उसकी हालत खस्ता चोरी जैसी हो गई थी। उसी दौरान एडलिन भी वहां से भागने की कोशिश करता है ड्रैगन से। तो अब दूसरी तरफ सिन भी जो था वो सिल्विया को बचा के वहां से भागने की कोशिश करता है। सिन कहता है कि इंसान खुद को हर मुसीबत में फंसाने की कोशिश करता है। डार्विन का मालिक हाउजर को ले चलने की बात करने लग जाता है, पर वहां से निकलने की उन्हें जगह दिखाई नहीं दे रही थी। पर जैसे ही वो एक पैसेज को खोलते हैं, वहां पे उन्हें एक ड्रैगन मिलता है जो कि उसी ओल्ड ड्रैगन का ऑफ स्प्रिंग है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। नेथन आगे आता है और उसे थोड़ा एग्जामिन करता है और वो सभी लोगों को बताता है ये ड्रैगन का जो ऑफ स्प्रिंग है, यानी कि जो बेटा है, ये मुश्किल से ही 3 दिन जिएगा और ये शायद से 3 दिन भी हमेशा ना जी पाए, यानी कि ये उससे पहले भी मर सकता है। पर अगर ये उसे दवाई दे देगा तो शायद से कुछ दिन जी पाएगा। ये कहने के बाद उसे दवाई भी देता है। पर तभी वहाँ पे सिन सिल्विया के साथ में आ जाता है उन्हें आजाद कराने के लिए, और अब वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं हमारे डर्लिन और साथ में एडलिन को बचाने के लिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कि पर्सिल जो है वो डॉनी को, हाउजर को वही चीज दे देता है जो कि उसे डॉनी को देने के लिए कहता है। जहाँ पे कि हमें उसी सीन को दिखाया जाता है पास्ट के, कि कैसे डॉनी जो था हाउजर को और एडलिन को पीछे छोड़ के वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके बस की नहीं थी एक होली नाइट बनना, क्योंकि उसके पास में वो ताकत नहीं थी जिससे कि वो एक होली नाइट बन सकता है। इसी चीज से हाउजर हमेशा से उसके ऊपर गुस्सा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ड्रैगन को कि वो एडलिन को फंसा चुका था एक जगह के ऊपर, जहाँ पे कि डॉनी भी उसका साथ दे रहा था। यानी कि दोनों भाई अब एक ही जगह पे लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। वो दोनों अब एक दूसरे की कैसे जान बचाएंगे, ये बात वो सोच ही रहे थे कि तभी एडलिन बात करने लग जाता है कि डॉनी तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा, मुझे तो कोई नहीं आने वाला है। जिस पे डॉनी कहता है मेरे कुछ साथी हैं जो कि अभी ही बने हैं, वो मुझ पे अपनी जान भी छिड़क देते हैं। इस तरह की बात सुन के खुद एडलिन भी हैरान था। तभी एडलिन सोचे कि आखिरकार ये अपनी जान दांव पे लगाने के लिए किन लोगों के तैयार था, पर उसे वैसे ही दिखाई पड़ता है कि एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ भाग रहा है, जो कि उन्हें आवाज लगा के कहता है कूद जाओ। ये बात सुन के डॉनी कहता है तुम्हें कूदना पड़ेगा, और वो दोनों कूद जाते हैं। पर तभी ड्रैगन सामने आता है और उनके ऊपर अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है। पर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि पर्सिल था, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें उस फायर ब्रीथिंग अटैक से बचा लेता है। एडलिन ये देख के हैरान था। और इसी के साथ में इस सीरीज का ये पार्ट 1 यही एंड होता है। पार्ट 2 के लिए 5K लाइक का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करा दे।